Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। आज मैं नए कोर्स पुलिसिंग विधि और व्यवहार के प्रथम सत्र में आप सबका स्वागत करती हूँ। पुलिस और पुलिसिंग हमारे समाज में सबसे प्रचलित और चिंतनीय शब्द हैं। पुलिस के ढांचे और कानून उसको व्यक्त करती है, तो पुलिसिंग उसके व्यवहार को। उसी तरह से जिस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अंतर है। इस पूरे 20 सत्र में या 20 लेक्चर की श्रृंखला में हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे पुलिस का इतिहास क्या था, उसका वर्तमान स्वरूप क्या है और वर्तमान में किन-किन चुनौतियों का सामना वो कर रही है। इन चुनौतियों का सामना करने में समाधान के रूप में हमारे पास कौन से प्रौद्योगिकी के हथियार उपस्थित हैं। प्रथम सत्र जो हम पुलिस का लेंगे, पुलिसिंग विधि और व्यवहार का, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य होगा, क्योंकि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझे बिना हम किसी भी संदर्भ पे अपनी अवधारणाओं को स्पष्ट नहीं कर सकते। तो आज इस प्रथम सत्र में पुलिसिंग का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मैं आपका स्वागत करती हूँ। पुलिसिंग के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हमें प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक और मध्यकाल से लेकर ब्रिटिश काल तक किस तरह से हमारी पुलिस ने अपना चेहरा और चरित्र चेंज किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पुलिस का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य समझने से पहले हमें भारत के प्राचीन काल में जाना होगा और उसमें पुलिसिंग को समझना होगा। सर्वप्रथम हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में जब हमारे समक्ष पुलिसिंग का शब्द आता है, तो हम पुलिसिंग से क्या मायने समझते हैं। पुलिसिंग की परिभाषा जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। पुलिसिंग का तात्पर्य है समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपराध की रोकथाम करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। हम सब जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर या कानून और व्यवस्था बनाए रखने का मूलभूत कार्य जो है वो पुलिस का है। इसके साथ ही समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए या उसको भंग करने के लिए जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम करने और इन अपराधों की रोकथाम करते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य हमारी पुलिस और उसका व्यवहार पक्ष पुलिसिंग करते हैं। पुलिस की भूमिका अपराधों की जांच, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। उनकी एक संगठित संरचना होती है। यदि पद सोपान या हायरार्की, जो कि लोक प्रशासन का मूलभूत सिद्धांत है, हम उसे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे देश में यदि सर्वाधिक सुव्यवस्थित पद सोपान या हायरार्की है तो पुलिस के पास है। पुलिस की एक बिल्कुल सुपरिभाषित पद सोपानिक संरचना है जो ऊपर से लेके डीजीपी से लेके कांस्टेबल तक चलती है। इस संगठित संरचना में पुलिस प्रणाली का एक संगठित ढांचा होता है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी से लेके कनिष्ठ पुलिसकर्मी तक विभिन्न स्तरों के पद होते हैं। पुनः सार्वजनिक सहयोग, पुलिस बिना सार्वजनिक सहयोग या आम जनता की मदद के कुछ भी नहीं कर सकती। पुलिस की संख्या जनता के मुकाबले बहुत कम है, इसीलिए पुलिसिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो समुदाय के साथ सहयोग से संभव होता है। समुदाय यूं ही सहयोग नहीं करता, उसमें जनता का विश्वास बनाए रखना, उसको बनाए रखते हुए कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। हम आने वाले सत्र में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसी एक अवधारणा को एक ढांचा देते हुए सामुदायिक पुलिसिंग नाम का एक नई अवधारणा भारत में लागू की गई, क्योंकि सामुदायिक सहयोग के बिना पुलिस एक ढांचा है वो कार्य नहीं कर सकती। पुनः अपराध की रोकथाम, जो कि पुलिस का मूलभूत कार्य है, मूलभूत उद्देश्य है, वो अपराधों की रोकथाम करती है और अपराधों को न्यायिक प्रक्रिया में लेके आती है। यहाँ ये स्पष्ट कर देना और सामान्यतः ये स्पष्ट रहता भी है कि पुलिस का कार्य अपराधों की रोकथाम करते हुए उसको रोकते हुए उसे न्यायिक प्रक्रिया तक लेके जाना है, न्याय देना नहीं होता। पुलिस उन प्रारंभिक पहलुओं की जांच करती है, उन तथ्यों को इकट्ठा करती है, उसे न्याय
हमारी न्यायिक प्रक्रिया के समक्ष उपस्थित करती है। तो पुलिस और उसका व्यवहारिक पहलू पुलिसिंग दोनों का मूलभूत कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना और समुदाय के सहयोग से अपराधों की रोकथाम करना होता है। पुलिसिंग के इसी परिचय को आगे बढ़ाते हुए हम उसके अधिकार और दायित्वों को स्पष्ट करना चाहेंगे। पुलिस को कानूनी अधिकार और शक्तियां दी जाती हैं। कानून का एक सुस्पष्ट ढांचा होता है जिसके तहत पुलिस कार्य करती है, लेकिन उसके साथ ही जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन भी करना होता है। पुनः मैं लोक प्रशासन के एक अन्य सिद्धांत की यहाँ चर्चा करना चाहूंगी, जो है अधिकार और उत्तरदायित्व। ये माना जाता है कि अधिकार के बिना उत्तरदायित्वों की पूर्ति नहीं हो सकती। खाली उत्तरदायित्व दे दिए जाए, अधिकार नहीं दिए जाएं, तो कोई भी व्यक्ति उन उत्तरदायित्वों को संपन्न नहीं कर सकता। साथ ही यदि उत्तरदायित्व नहीं दिए जाएं, केवल अधिकार दिए जाएं, तो वो व्यक्ति तानाशाह हो जाता है। इसलिए पुलिस के साथ भी इस एक संतुलन को बनाए रखा गया है। उनको अधिकार और शक्तियां दी गई हैं, साथ में जिम्मेदारियां और कर्तव्य भी दिए गए हैं। इसमें से मूलभूत जिम्मेदारी है हमारे आम जनता की मानवाधिकारों की रक्षा। इस पुलिसिंग के इन दायित्वों को संपन्न करने के लिए पुलिस को एक विशेष प्रशिक्षण और उनकी एक विशेषज्ञता को बनाया जाता है। आधुनिक पुलिसिंग में पुलिस कर्मियों को कानून, तकनीक, साइबर क्राइम, जो कि हम जानते हैं कि इंटरनेट के युग के बाद जिन अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है वो साइबर के हैं। साइबर क्राइम और आपराधिक जांच जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ प्रशिक्षण दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि जैसे ही आप पुलिस के अंदर अपना कदम रखते हैं तो इसका प्राथमिक कदम जो है, कदम रखने के साथ ही प्रशिक्षण का होता है। हमारे यहाँ बहुत से ढांचे हैं जहाँ पुलिस को उसके कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके कार्य से संपन्न विशेषज्ञता उत्पन्न की जाती है। ये विशेषज्ञता आज के युग में और भी महत्वपूर्ण हो गई है जब इंटरनेट का युग है। कंप्यूटर से संबंधित अपराध बढ़े हैं और कंप्यूटर ही उनको रोकने का माध्यम बना है। ऐसी विशेषज्ञता को उत्पन्न करने के लिए उन्हें एक विशेष तकनीक का प्रशिक्षण और विशेषज्ञता उत्पन्न की जाती है। समय समय पर पुलिस सुधार एक अन्य कदम है, क्योंकि पुलिस में हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल की। पुलिस में समय समय पर सुधारों की अपेक्षा रही है। हम जानते हैं कि ब्रिटिश काल में पुलिसिंग ने विशेष एक अपना ढांचा और स्वरूप अख्तियार किया। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ब्रिटिश काल की जो पुलिस थी वो कानून और व्यवस्था तो बनाए रखती थी, लेकिन सामुदायिक सहयोग या दायित्वों के लिए उतनी चिंतित नहीं थी। मानवाधिकारों की रक्षा तो उसका मूलभूत कार्य था ही नहीं। ऐसे में पुलिस सुधारों की गुंजाइश या उसकी आवश्यकता हर एक युग में महसूस की जाती रही। हम समय समय पर यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि पुलिस सुधार किस तरह से अपना स्वरूप लिए। पुलिसिंग प्रणाली में सुधार की मांग कई कारणों से उठी, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार होता है, अत्यधिक बल प्रयोग की गुंजाइश रहती है और राजनीतिक हस्तक्षेप यदि किसी संरचना में सबसे ज्यादा भारत में देखने को मिलता है तो पुलिस है। सामरिक पुलिसिंग की बात करते हैं। सामरिक पुलिसिंग में हमारी आपातकालीन स्थितियों, आतंकवाद, जिसकी हम आज सबसे ज्यादा गूंज भारत में दिखाई पड़ती है। जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे पास एक ही मूलभूत ढांचा है, वो है पुलिस। तो आतंकवाद से निपटने, आपातकालीन स्थितियों से निपटने और आपराधिक संगठनों से निपटने के लिए पुलिस बल सामरिक और विशेष इकाइयों का प्रयोग करते हैं। न्याय प्रणाली के साथ संबंध पुलिस के बहुत जरूरी भी हैं और बहुत आवश्यक भी हैं। न्यायिक प्रणाली के साथ संबंधों का भी पुलिसिंग में विशेष महत्व है, क्योंकि पुलिस न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे मैंने पूर्व में चर्चा की कि पुलिस स्वयं न्याय नहीं देती, वो न्यायिक प्रणाली तक अपराधी को उससे संबंधित तथ्यों को लेकर जाती है और उसे प्रस्तुत करती है। इसलिए पुलिस अपराधियों को न्याय दिलवाने में, न्याय के दायरे में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये थी पुलिसिंग की मूलभूत अवधारणा, जो आप जब पुलिस और पुलिसिंग की चर्चा करते हैं तो आपके सामने सर्वप्रथम आपके दिमाग में प्रस्तुत होती है। अब हम आगे समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी पुलिस जो है उसके प्राचीन समाज में क्या स्थिति थी, उससे संबंधित कानून क्या थे। प्राचीन की बात करते हैं तो सर्वप्रथम प्राचीनतम भारत में जाते हैं, जहाँ धर्मशास्त्रों में हमारे उस वक्त की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। धर्मशास्त्रों में कानून का उल्लेख हम यदि देखते हैं तो प्राचीन भारतीय समाज में धर्म और कानून बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित थे।
कानूनों का आधार वर्तमान की तरह एक कानून नहीं होकर धार्मिक ग्रंथों में निहित होता था, जिसमें मुख्य रूप से हम यदि प्राचीन ग्रंथों में देखें तो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ शामिल थे। इन ग्रंथों में यदि हम देखते हैं तो नीतियों, सामाजिक कर्तव्यों और अपराधों के दंड का स्पष्ट वर्णन है। सर्वप्रथम मनुस्मृति की बात करते हैं। यदि हम प्राचीनतम भारत में देखें तो ये सर्वप्रथम ऐसा ग्रंथ था जिसमें हमें कानून और व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में इसमें समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर वर्ण व्यवस्था के अनुसार कर्तव्यों और अधिकारों का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में साथ ही सामाजिक अपराधों के लिए दंड का प्रावधान भी था। मनुस्मृति में दंड का प्रावधान तो है कि किस सामाजिक अपराध के लिए क्या दंड दिया जाना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के आधार पर उसकी विभेद भी किया गया है, लेकिन उसको देने के लिए क्या ढांचा सामाजिक तौर पे उपलब्ध होना चाहिए, इसका जिक्र नहीं मिलता। तो मनुस्मृति हम प्राचीनतम ग्रंथ इस रूप में मानते हैं कि सर्वप्रथम उसमें दंड का उल्लेख मिलता है कि किस अपराध के अनुरूप क्या दंड मिलना चाहिए, अर्थात एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता की बात यदि हम देखते हैं तो अप्रत्यक्ष हमें मनुस्मृति में दिखाई पड़ती है। मनुस्मृति के बाद जो दूसरा हमारा मूल ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का ये जो अर्थशास्त्र था उसमें सर्वप्रथम एक पूरे प्रशासनिक ढांचे का भी उल्लेख मिलता है। हम जानते हैं कि पुलिस और पुलिसिंग दोनों प्रशासनिक ढांचे के विषय हैं। यहाँ लोक प्रशासन के अंतर्गत किस तरह से उनको प्रशासित किया जाए, यानी कि व्यवहार पक्ष भी लोक प्रशासन के भीतर आता है। तो ऐसा ग्रंथ पहला अर्थशास्त्र है कौटिल्य जी का, जिसमें उन्होंने राज्य प्रशासन, कानून और अपराधियों को दंडित करने की विस्तृत व्यवस्था का जिक्र किया है। उन्होंने राजा के न्यायिक कर्तव्यों का भी जोर दिया है। इस प्रकार से पुलिस और पुलिसिंग की प्राथमिक भूमिका जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिखाई पड़ती है। प्राचीनतम भारत से यदि हम देखें, इन ग्रंथों का जिक्र करें तो उसमें जो हमारा ढांचा है समाज का, उसमें वर्ण व्यवस्था के साथ कानून को जोड़ा गया है। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो प्राचीन भारतीय समाज में 4 वर्ण मूलभूत रूप से उपस्थित थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हर वर्ण के लिए अलग अलग कर्तव्य और अधिकारों का उल्लेख इन हमारे प्राचीनतम शास्त्रों में दिखाई देता है। कानून भी इन वर्गों के अनुसार लागू किए जाते थे। जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि यदि हम मनुस्मृति का उल्लेख करते हैं तो मनुस्मृति में सर्वप्रथम वर्गों के अनुसार कानून और उसके अनुरूप दंड का उल्लेख मिलता है। तो यदि हम प्राचीनतम हमारे शास्त्र देखते हैं तो वर्णों के अनुसार हर एक हमारे अपराधों के दंड का उल्लेख किया गया है। जैसे हम ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण उस वक्त धार्मिक कार्यों और शिक्षण से जुड़े हुए थे, उन्हें अत्यधिक सम्मान प्राप्त था और अपराधों के लिए उनके लिए हल्के दंड होते थे। यदि क्षत्रिय की बात करें तो समाज की सुरक्षा और शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। वैश्य व्यापार और कृषि का काम संभालते थे और शूद्र जो हैं इन पर श्रमिक कार्य होते थे और इनके अधिकार सीमित थे। इस प्रकार से वर्ण के अनुरूप यदि हम प्राचीनतम भारत में देखते हैं तो दंड का उल्लेख दिखता है। प्राचीन समाज और कानून की बात करते हैं तो न केवल प्राचीन समाज में वर्ण व्यवस्था के हिसाब से दंड और कानून का उल्लेख मिलता है, बल्कि लिंग भेद के आधार पर भी था। यदि हम सर्वप्रथम बात करते हैं प्राचीन भारत में कानून और महिला अधिकार की, तो प्राचीन समाज में महिलाओं की स्थिति यदि हम देखते हैं तो अपेक्षाकृत सीमित थी। उनके अधिकार सीमित थे। धर्मशास्त्र में भी यदि महिलाओं की बात करें तो उनके अधिकार और उनके दायित्व निर्धारित थे। उनकी स्वतंत्रता और सामाजिक अधिकारों पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। यदि कानून प्राचीन भारत में हम जाते हैं और शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं तो उसके 2 मूलभूत आधार हमें दिखाई देते हैं, एक तो वर्ण व्यवस्था और एक लिंग के आधार पर। महिलाओं की यदि प्राचीनतम भारत में हम स्थिति देखते हैं तो उनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया था और उनके कर्तव्य विशाल थे। पुनः विवाह और संपत्ति के अधिकारों की बात करते हैं। विवाह और संपत्ति के मामलों में भी महिलाओं के अधिकार सीमित थे। उन्हें पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में रखा जाता था। अपराध और न्यायिक प्रक्रिया के आपसी संबंधों की बात करें तो प्राचीन समाज में न्यायिक प्रक्रिया आज की तुलना में सरल थी। यदि हम इतिहास पढ़ते हैं प्राचीनतम भारत का तो जिस प्रकार की व्यवस्था हमें वर्तमान में दिखलाई पड़ती है, जिस तरह के
कोर्ट या न्यायिक व्यवस्थाएं वर्तमान में हैं, उनमें एक पद सोपान है। निचले सोपान पे एक अलग तरह का कोर्ट है, यदि हम सेशन कोर्ट से चलते हैं, और ऊपर तक उच्चतम न्यायालय तक जाते हैं। आज प्राचीन समय में यदि हम देखते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया सरल थी। एक सामान्य भाषा में कहा जाता था कि राजा का मत ही न्याय होता था। न्याय का मुख्य उद्देश्य उस वक्त का यदि हम करें तो अपराधों का निवारण और समाज में संतुलन बनाए रखना था। कोई ऐसा विधि का कानून नहीं था कि विधि के समक्ष सबको समान तोला जाए या समान रखा जाए, लेकिन एक कानून की चर्चा या न्यायिक प्रक्रिया हमारी व्यवस्थाओं में मौजूद थी। व्यक्ति न्याय लेने राजा के समक्ष उपस्थित हुआ करता था। अपराधों की जांच और न्याय की प्रक्रिया में गवाहों और सबूतों का महत्व हुआ करता था। वर्तमान कानून व्यवस्था या न्यायिक प्रक्रिया में भी गवाहों और सबूतों का महत्व आज भी है, लेकिन प्राचीनतम समय से अभी आज को हम देखें तो आज उसको लेखबद्ध कर दिया गया है। कागजी प्रक्रिया का बहुत स्थान है। प्राचीनतम समय में ऐसा नहीं देखने को मिलता, इसलिए अपेक्षाकृत न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत सरल थी। राजा और राजा के पास जाने वाले न्याय लेने वाले लोगों के लिए कोई न्याय का कलमबद्ध विवरण देखने को नहीं मिलता है। राजा द्वारा दिए गए न्याय के विवरण कई जगह पर जरूर है, लेकिन उसमें क्या आधार रहा, गवाहों को किस धारा में जिस तरह से आजकल हम करते हैं, वैसा प्राचीनतम समय में नहीं था। अर्थव्यवस्था और कर कानून की बात करते हैं तो प्राचीन समाज में अर्थव्यवस्था का प्रबंधन भी राजा के अधीन था, और करों का संग्रह जो है मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और श्रमिक गतिविधियों पर आधारित था। इसलिए राजा जो है अर्थव्यवस्था और कर कानून से संबंधित भी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं या उन व्यवस्थाओं को टूटने पर जो भी न्यायिक प्रक्रिया है राजा द्वारा ही संपन्न की जाती थी। कर व्यवस्था में प्रजा से कर लेने के नियम निर्धारित थे और राजा द्वारा करों का समुचित उपयोग समाज के विकास और सुरक्षा के लिए किया जाता था। पुलिसिंग की जब हम ऐतिहासिक उत्पत्ति की बात करते हैं कि इतिहास में किस प्रकार से धीरे धीरे पुलिसिंग के आज का जो ढांचा वे समक्ष उपस्थित हुआ, तो प्राचीन काल की व्यवस्था में यदि हम देखें तो पुलिसिंग की उत्पत्ति प्राचीन काल में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता से हुई। हम सब जानते हैं कि मनुष्य धीरे धीरे समुदाय में बैठना शुरू हुआ, उसकी इकाई परिवार बनी। ऐसे में कानून और व्यवस्था से संबंधित मामले भी समाज के समक्ष उपस्थित हुए। जैसे जैसे कानून और व्यवस्था गड़बड़ाई या उनसे संबंधित जरूरत उपस्थित हुई तो पुलिसिंग की आवश्यकता समाज में महसूस की जाने लगी। शुरुआती समाजों में जैसा मैंने पूर्व में बताया, राजा या मुखिया कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते थे और न्याय के लिए भी स्थानीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की जाती थी। तो प्राचीन काल में हम देखते हैं कि कानून और व्यवस्था से संबंधित जैसे जैसे समस्याएं उत्पन्न हुई, हमें पुलिस की जरूरत महसूस होने लगी। अब आते हैं जो सर्वप्रथम ऐसी सभ्यताएं थी जो व्यवस्थित थी, जिनके उल्लेख हमें कभी प्राचीन जो हमारे इतिहास में सबूत मिलते हैं उससे पता चलते हैं, वो है मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता में यदि हम देखते हैं तो उनमें वैसी प्राचीन सभ्यताओं में संगठित सुरक्षा बलों का अस्तित्व दिखाई पड़ता है, जो शांति और सुरक्षा यानी कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यरत थे। तो सर्वप्रथम यदि हम व्यवस्थित पुलिस संगठनों का या शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय बलों का उल्लेख देखते हैं तो वो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता में हमें दिखाई पड़ता है। मिस्र में मेडजय नामक बल का उल्लेख मिलता है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करता था। यदि हम प्राचीन भारत की व्यवस्था की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में कानून व्यवस्था की देखरेख के लिए राजा के अधीन दंडनायक और राजपुरोहित होते थे, जो अपराधों की रोकथाम और न्यायिक कार्यों में शामिल थे। कोतवाल और चौकीदार जैसी संस्थाओं का भी उल्लेख मिलता है। हम आगे ये देखेंगे कि उस वक्त का चौकीदार क्या महत्वपूर्ण कार्य किया करता था। तो प्राचीनतम भारत में यदि हम देखते हैं तो मुख्य रूप से दंडनायक, राजपुरोहित, कोतवाल और चौकीदार, इन संस्थाओं का उल्लेख हमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मिलता है। कोई स्तर में ऊंचे थे, कुछ का स्तर नीचे था, पर मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखने में ये संस्थाएं समाज में थीं। रोमन साम्राज्य की बात करें तो रोमन साम्राज्य में पुलिसिंग की भूमिका और अधिक संगठित दिखाई देती है। वहाँ विजिलेंस, जिसे आज विजिलेंस नामक हम
जो हमारी टर्मिनोलॉजी है पुलिस में इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ विजिलेंस नामक एक विशेष बल था जो कानून व्यवस्था बनाए रखने, आग बुझाने और अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। एक बात जो बहुत स्पष्ट रूप से प्राचीनतम ग्रंथों में या प्राचीन सभ्यताओं में दिखाई पड़ती है, उसका विशेष कारण है कि उस वक्त जो पुलिस थी, कहीं-कहीं उसका जो आरंभिक उल्लेख मिलता है, वो आज की तरह विशेषज्ञता प्राप्त नहीं थी। जैसा मैंने आपको बताया कि रोमन साम्राज्य में संगठित पुलिस का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन ये वो पुलिस खाली अपराध नियंत्रित का काम नहीं करती थी, अपितु आग बुझाने का कार्य भी करती थी। इसलिए जो मल्टी फंक्शनरी का एक हम आज यूज़ करते हैं टर्म को, वो कहीं न कहीं रोमन साम्राज्य में इस तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखने के जो व्यवस्था है उसमें दिखाई पड़ता है। मध्ययुगीन युग में जब हम आते हैं प्राचीनतम से, तो मध्यकाल में पुलिसिंग की जिम्मेदारी स्थानीय शासकों और सामंती प्रभुओं की होती थी। अर्थात मध्ययुगीन युग में राजा से कहीं न कहीं में विकेंद्रीकरण दिखाई पड़ता है और जो कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो सामंतों के पास और स्थानीय शासकों के पास रही। यूरोप में शेरिफ और कांस्टेबल, आज भी हमारे यहाँ भारतीय पुलिस व्यवस्था में कांस्टेबल सबसे नीचे का पद है पुलिस व्यवस्था के पद सोपान में। तो ये शेरिफ और कांस्टेबल जो है यूरोप से आए। यूरोप में शेरिफ और कांस्टेबल जैसी भूमिकाओं का विकास मध्ययुगीन युग में दिखाई देता है, जो स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करती थी। यदि हम आज देखें हमारी वर्तमान भारतीय व्यवस्था में, बल्कि चौकीदार नाम की व्यवस्थाएं अब हमें ये टर्मिनोलॉजी में दिखाई नहीं पड़ती हैं। हमारी निजी व्यवस्थाओं में ज़रूर है। कानूनी व्यवस्थाओं में कांस्टेबल का पद है जो मध्ययुगीन युग में यूरोप से प्रारंभ होता है। मैंने पूर्व में जैसे बताया कि प्राचीन भारत में चौकीदार का पद था, तो ये चौकीदार क्या कार्य करता था, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चौकीदार के मुख्य रूप से 2 कार्य हैं। वो स्थानीय सुरक्षा की देखरेख करता था। चौकीदारों का मुख्य कार्य गांवों और कस्बों में यानी कि छोटे स्तर पर सुरक्षा बनाए रखना था। वे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते थे और आपातकालीन स्थितियों में गांव वासियों को सतर्क करते थे। तो चौकीदार मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर पुलिस और समुदाय के मित्र के रूप में भूमिका निभाते थे। जब हम सामुदायिक पुलिसिंग जो वर्तमान में हमारे पास अब हम भारत में लागू की गई है, यदि हम उसकी भी अवधारणा को देखेंगे तो मोटे तौर पर समुदाय पुलिसिंग में जो मित्र हैं समुदाय के, वो यही कार्य करते हैं जो मूलभूत रूप से चौकीदारों का हुआ करता था कि गांव और कस्बों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और समुदाय को उनके लिए सतर्क करना। फिर रात्रि गश्त का कार्य भी चौकीदारों का होता था। वर्तमान समय में भारत में यदि हम देखें तो चौकीदार आज भी रात्रि गश्त का कार्य करते हैं, पर ये निजी व्यवस्थाओं में दिखाई पड़ता है। कानूनी तौर पर रात्रि गश्त का कार्य अब पुलिस के पास जो है वो बीट के रूप में है, लेकिन रात्रि गश्त जब पुरातन समय में हम भारत में देखते हैं तो चौकीदार किया करते थे। वे रात में गश्त करते थे जिससे चोरी, डकैती या अन्य आपराधिक घटनाओं को रोकने में मदद मिलती थी। वे अपराधियों के खिलाफ सुरक्षा की पहली पंक्ति माने जाते थे, क्योंकि अपराध जब शुरू होता था तो उसको लेके जो एक प्रारंभिक संकेत मिलते थे उसको पकड़ने का कार्य चौकीदार करते थे। तो चौकीदार अपराधियों के जो सुरक्षा पंक्ति हम बनाते हैं उसकी प्रारंभिक पंक्ति चौकीदार प्राचीनतम भारत में या प्राचीन भारत में दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त हम प्राचीन काल में पुलिसिंग सभ्यता की बात करते हैं तो मेसोपोटामियन सभ्यता में जो संगठित, मैंने पूर्व में बताया कि संगठित कानून व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो संगठित कानून व्यवस्था का क्या क्या जिक्र या क्या क्या उल्लेख मिलता है उसका हम जिक्र यहाँ करेंगे। संगठित कानून व्यवस्था में मेसोपोटामिया में पुलिस व्यवस्था का जो आधार था वो हाम्मुराबी के प्रसिद्ध हाम्मुराबी संहिता पर था। ये संहिता क्या है? ये संहिता कानून के नियमों का एक विस्तृत संग्रह था जिसे समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया था। कानूनों का उल्लंघन करने वालों को कठोर सजा दी जाती थी। आप देखिए कि आधार रूप से एक संहिता पर आधारित, जो आज भी हम कई संहिताओं पर आधारित है हमारी पुलिस व्यवस्था, यदि उसका प्रारंभिक उल्लेख मिलता है तो वो मेसोपोटामिया सभ्यता में मिलता है, क्योंकि वहाँ जो पुलिस व्यवस्था का आधार था वो हाम्मुराबी संहिता पर था, जिसमें
कानून के नियमों का एक विस्तृत संग्रह मिलता है। और न्यायिक प्रणाली की बात करें मेसोपोटामिया सभ्यता में, तो अपराधों की जांच और दोषियों को सजा देने के लिए स्थानीय अधिकारी और शासक जिम्मेदार होते थे। पुलिसिंग के काम को स्थानीय स्तर पर संगठित किया जाता था। यानी कि उस वक्त यदि हम देखते हैं तो पुलिसिंग का आधार हाम्मुराबी संहिता थी, साथ ही न्यायिक प्रणाली को भी संगठित और व्यवस्थित करने का प्रयास किया था, ताकि अपराधों की जांच होने के बाद उनको न्याय या दंड भी दिया जा सके। दूसरा जो प्राचीन सभ्यता है जिसमें हम पहले संगठित न्यायिक व्यवस्था या पुलिस व्यवस्था देखते हैं, वो है मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता में मैंने मेडजे का उल्लेख पहले भी किया, तो ये मेडजे बल क्या थे इसको समझने का प्रयास करते हैं। मेडजे बल मिस्र की प्राचीन सभ्यता में एक पुलिस बल था, जो शुरुआत में नील नदी के किनारे के ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कार्यरत था। बाद में इसे पूरे साम्राज्य में सुरक्षा बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए तैनात किया गया। स्पष्ट है कि मेडजे बल की शुरुआत स्थानीय स्तर से हुई और उसको धीरे धीरे पूरे देश में या पूरे राष्ट्र में सुरक्षा के लिए इन्होंने एक व्यापक स्तर पर लागू किया। ये मूलभूत रूप से भारत की चौकीदार व्यवस्था के नजदीक है, लेकिन हमारी चौकीदार व्यवस्था उतनी संगठित नहीं थी या उतनी व्यवस्थित नहीं थी जितना मेडजे बल का उल्लेख मिस्र की सभ्यता में दिखाई पड़ता है। ये मेडजे बल भी अपराध की खिलाफ सुरक्षा पंक्ति की पहली कड़ी में आता था। फराव का नियंत्रण यदि हम मिस्र में देखें तो मिस्र के फराव यानी कि वहां के राजा को फराव बोलते हैं। मिस्र के फराव राजा कानून के सर्वोच्च संरक्षक थे और उनके प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें विजियर बोलते हैं, मैंने बताया कि विजिलस नाम का उल्लेख वहां मिलता है। विशेषकर विजियर जो है वो न्यायिक कार्यों को अंजाम देते थे। मेडजे फराव की ओर से लोगों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत थे, यानी कि राजा के वो स्थानीय स्तर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के प्रतिनिधि थे। आप यदि देखें तो हाम्मुराबी संहिता मेसोपोटामिया की और मिस्र के जो मेडजे बल थे, ये कहीं ना कहीं हमारी आज की कानून व्यवस्था जो सुसंगठित है उसके प्रारंभिक चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। अब हम प्राचीन सभ्यताओं के बाद मध्ययुगीन या मध्यकालीन पुलिसिंग प्रथाओं को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। मध्य युग में जैसा मैंने आपको बताया कि न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था थोड़ी सी विकेंद्रीकृत रूप में दिखी। अब न्यायिक कार्य भी और कुछ हद तक कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कार्य भी सामंतों तक आए। तो सामंत युगीन जो व्यवस्थाएं थी वो क्या थी भारत में, ये देखने का प्रयास करते हैं। सामंती व्यवस्था में जब हम कानून और व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे तो मध्यकालीन यूरोप को यदि हम देखें तो वहां सामंती व्यवस्था का बोलबाला था, जहां भूमि के स्वामी और उनके अधीनस्थ सामंती प्रभु, भूमि के स्वामी को लॉर्ड बोलते थे और उनके अधीनस्थ जो सामंती प्रभु थे वसाल, वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते थे। भारत में भी यदि हम मध्ययुगीन बात करते हैं, मध्ययुगीन भारत की, तब भी वहाँ सामंतों के पास न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की काफी कर्तव्य या जिम्मेदारियां थी। अब कांस्टेबल और शेरिफ की भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं। यूरोप में इन नाम पदों का उल्लेख मैंने पहले किया था। तो यूरोप में जो कांस्टेबल और शेरिफ थे मध्यकालीन यूरोप में, वो प्रमुख कानून व्यवस्था के अधिकारी थे। शेरिफ जो है वो राजा का प्रतिनिधि होता था और न्यायिक तथा पुलिसिंग कार्यों को पूरा करता था। देखिए, यदि हम मध्यकालीन यूरोप में देख रहे हैं तो न्याय और पुलिसिंग को उतना पृथक नहीं किया गया जितना हम वर्तमान समय में हमारे यहाँ पुलिसिंग और न्याय बिल्कुल अलग अलग प्रणाली है। अपराधों की रोकथाम का कार्य पुलिस करती है, लेकिन उसके लिए न्याय और उसको अंतिम स्वरूप किस तरह से क्या दंड दिया जाए इसका निर्धारण का कार्य न्याय व्यवस्था का है और दोनों बिल्कुल स्वतंत्र हैं, पृथक है। लेकिन यदि मध्यकालीन यूरोप में देखते हैं, जो शेरिफ था वो राजा का प्रतिनिधि था और वो न्यायिक तथा पुलिसिंग कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी शेरिफ के पास थी। अब हम देखते हैं कि इस्लामी जो साम्राज्य थे उसमें पुलिसिंग की जो प्रणाली थी, हिस्बा प्रणाली, वो हिस्बा प्रणाली क्या थी? इस्लामी साम्राज्यों में पुलिसिंग की जो जिम्मेदारी है मुहत्सिब, न्यायिक अधिकारी को बोलते थे, मुहत्सिब पर थी, जो शरिया कानून के आधार पर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करता था।
तो शरीयत कानून जो आज भी हमारे इस्लाम में जिसका ज़िक्र मिलता है और इस्लामिक प्रथाओं में शरीयत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो उस वक़्त भी जो इस्लामी साम्राज्य थे, वहाँ जो मुहतसिब था, वो शरीयत कानून के आधार पर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित किया करता था। हिस्बा प्रणाली के तहत व्यापार और सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को पकड़ने और दंडित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो जो हिस्बा प्रणाली है उसमें हम देखते हैं कि एक व्यवस्थित कानून व्यवस्था दिखाई पड़ती है, क्योंकि वहाँ हिस्बा प्रणाली के आधार पर नियमों का जो उल्लंघन करते थे उन अपराधियों को पकड़ने और दंडित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का जिक्र दिखाई पड़ता है इस्लामी साम्राज्य में। तो हम देखते हैं कि मध्ययुगीन जो पूरा वैश्विक तंत्र था उसमें कानून और व्यवस्था अधिक व्यवस्थित प्राचीनतम स्तर से नजर आनी शुरू हो गई थी। यदि 19वीं सदी में, मध्ययुगीन के बाद हम 19वीं सदी में आते हैं, तो 19वीं सदी में पुलिस व्यवस्था का यदि हम देखते हैं तो आधुनिक पुलिस बल की स्थापना 19वीं सदी में पूरे विश्व में प्रारंभ हुई। तो 19वीं सदी में इस आधुनिक पुलिस बल की स्थापना के पीछे और क्या-क्या तंत्र कार्यरत थे, ये देखने का प्रयास करेंगे। तो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो कि 1829 में स्थापित हुई, वो 19वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस महत्वपूर्ण घटना में लंदन में आधुनिक पुलिस बल की स्थापना हुई। ब्रिटिश संसद के सदस्य सर रॉबर्ट पील द्वारा 1829 मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्थापना की गई, जो एक संगठित और पेशेवर पुलिस बल था। यह बल समाज में अपराध की रोकथाम और शांति बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया। तो सर्वप्रथम जो संगठित आधुनिक पुलिस बल देखते हैं हम, वो ब्रिटिश या ब्रिटेन की ही देन है। लंदन में 1829 में जो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्थापना हुई, वो इसी का एक प्रारंभिक उदाहरण है। इसे बॉबीज या पिलर्स भी कहा जाता था, जो इसके संस्थापक सर रॉबर्ट पील के नाम पर आधारित था। इस पुलिस बल ने आधुनिक पुलिसिंग की नींव रखी, जिसमें अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ जनता के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने पर जोर दिया गया। देखिए, यहाँ से प्रारंभ होता है कि हम समुदाय को पुलिसिंग में साथ लेने का प्रयास वैश्विक स्तर पर प्रारंभ करते हैं। हम देखते हैं कि 1829 में लंदन में ये प्रारंभ होता है और यही समय था जब ब्रिटेन भारत में अपनी उपस्थिति प्रभावी रूप से दर्ज करवा रहा था। तो ब्रिटेन का ये जो प्रभाव है, वहाँ जब ये व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई तो भारत में भी आया। लंदन मेट्रोपॉलिटन जो बल है, पुलिस बल, जिसकी स्थापना 1829 में हुई, उसके बाद में हम भारत में भी पुलिस तंत्र की एक सुव्यवस्था का प्रारंभ हम दिखाई देता है। 19वीं सदी में जब हम भारत में पुलिस व्यवस्था का बात करते हैं, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर रही थी कि इसके बाद ब्रिटिश जो हैं हमारे यहाँ चूंकि अपनी जड़ें जमा चुके थे, तो उन्होंने यहाँ उनका सबसे मूलभूत कार्य ये था कि हम हर बार अपने इतिहास में जिक्र करते हैं कि भारत से अधिक राजस्व की प्राप्ति कैसे ब्रिटिश को। लेकिन हम सब जानते हैं कि यदि कोई समाज हिंसामय हो या दंगे होते रहें या कानून और व्यवस्था, इसे दूसरे शब्दों में कहें कि कानून और व्यवस्था स्थापित नहीं हो, तो ऐसे किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं थी। तो ब्रिटिशिश के लिए जरूरी हो गया था कि भारत में कानून और व्यवस्था बनी रहे। कल्याण उनका कहीं भी उद्देश्य नहीं था, लोक कल्याण। इसीलिए उस वक्त के यदि हम इतिहास में देखें तो हमें लुप्त दिखाई देता है, लेकिन कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं ब्रिटिश द्वारा भारत में की गई। तो 19वीं शताब्दी की जो भारत में पुलिस है, चूंकि हम थे भी ब्रिटिश के गुलाम थे, ब्रिटिशर्स के, तो और ब्रिटिशर्स के वहाँ कानून और व्यवस्था प्रभावी और संगठनात्मक रूप से शुरू हो चुकी थी। तो भारत की जो पुलिस बल व्यवस्था है उसमें एकदम स्पष्ट ब्रिटिश प्रभाव नजर आता है। तो भारत में जो पुलिस व्यवस्था 19वीं सदी के दौरान थी, उस व्यवस्था को औपनिवेशिक शासन के तहत ब्रिटिशर्स द्वारा पुनर्गठित किया गया। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 ब्रिटिश शासन द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत भारत में औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था की स्थापना हुई। अभी कुछ वर्ष पूर्व तक हम इसी अधिनियम के तहत हमारी पुलिस आज तक कार्य कर रही थी। तो भारत में जो औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था की स्थापना, और यही पहली संगठित पुलिस व्यवस्था भी थी। इससे पूर्व हमारे यहाँ राजतंत्र हुआ करते थे। राजतंत्र में कानून व्यवस्था तो थी, ऐसा नहीं है कि समाज में डकैती या दंगे आम थे,
लेकिन पुलिस व्यवस्था की जो संगठनात्मक शुरुआत है वो ब्रिटिश काल में दिखाई पड़ती है। इस अधिनियम का उद्देश्य है, यानी कि भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 का उद्देश्य है भारत में ब्रिटिश प्रशासन को स्थिरता देना और औपनिवेशिक कानूनों को लागू करना था। इस अधिनियम के तहत कोतवाल, चौकीदार और अन्य स्थानीय पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई। पुलिस को अधिक शक्तियां दी गई और उन्हें राज्य के नियंत्रण में रखा गया। मैंने पूर्व में भी बताया कि औपनिवेशिक शासन को स्थिरता प्रदान करने के लिए कानून और व्यवस्था बनी रहे, ऐसा जरूरी था। तो इसीलिए इस पुलिस अधिनियम में जो पुलिस का मूल उद्देश्य रखा गया वो यही रखा गया कि औपनिवेशिक प्रशासन को स्थिरता दी जा सके और उनके बनाए कानूनों को लागू करवाया जा सके सामाजिक स्तर पर। तो 19वीं सदी में भारत में एक प्रभावी संगठनात्मक पुलिस बल का प्रारंभ दिखाई देता है। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल या प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ साथ पुलिस में काफ़ी सुधार दिखाई देते हैं। जैसे सर्वप्रथम टेलीग्राफ का उपयोग शुरू हुआ। इससे पूर्व टेलीग्राफ नहीं थे, तो सूचनाएं केंद्र से पुलिस तक आने में, किसी भी स्थानीय पुलिस तक आने में बहुत समय लगता था। घुड़सवार होते थे वो जो एक जगह से दूसरी जगह पे सूचनाएं पहुंचाया करते थे। फिर टेलीग्राफ प्रारंभ होता है और इसका उपयोग पुलिस द्वारा अपराधों की रिपोर्टिंग, जानकारी के आदान प्रदान और आपातकालीन स्थितियों में तेजी से संवाद में किया जाने लगा। पुलिस स्टेशन और अन्य विभागों के बीच प्रभावी संवाद के लिए यह एक क्रांतिकारी साधन साबित हुआ। हम सब जानते हैं कि सूचना जब देरी से पहुंचती है तो नियंत्रण भी उतनी ही देरी से होता है। स्थानीय स्तर की स्थितियां उस वक्त केंद्रीय ब्रिटिश शासन जो हमारे यहाँ भारत में प्रभावी था, जो यहाँ नियंत्रण कर रहा था, उसके लिए स्थानीय स्थितियों से निपटना बहुत जरूरी था। विशेष तौर पे हम 1857 की क्रांति यदि याद करते हैं तो 1857 की क्रांति के तुरंत बाद 1861 का ये पुलिस अधिनियम लाया गया था। तो मूलभूत उद्देश्य तो था ही कि भारत में जो उस वक्त विरोध की चिंगारियां या विरोध के स्वर उभर रहे थे उसको धीरे धीरे खत्म करना भी था। तो स्थानीय स्तर पर लोगों में क्या किस तरह की विद्रोह की भावनाएं जाग रही हैं, इसको दबाना पुलिस का मूलभूत कर्तव्य बन गया था। तो ऐसे में टेलीग्राफ जब आया तो उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान स्थानीय स्तर से केंद्रीय स्तर पर बहुत तेजी से होने लगा, जिससे इस संवाद से ये नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। फिर फोटोग्राफी का विकास हुआ। फोटोग्राफी का विकास 19वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटना पुलिस बल के लिए थी, क्योंकि फोटोग्राफी का उपयोग पुलिस द्वारा अपराधियों के चित्र लेने और अपराध स्थलों का दस्तावेजीकरण करने के लिए किए जाने लगा। इससे पूर्व अपराध कहीं होता था तो उस आपराधिक गतिविधि की जो प्राथमिक जानकारी थी वो पुलिस बल के व्यक्ति के पास रहती थी, उसका कोई प्रूफ, उसका कोई पुख्ता सबूत पुलिस के पास नहीं था। लेकिन फोटोग्राफी के उदय के बाद जहां अपराध होता था उस स्थल का एक प्रमाणिक चित्र दस्तावेजीकरण किया जाने लगा और पुलिस को इससे काफी मदद मिली। इसके फलस्वरूप या इसके परिणाम स्वरूप पुलिस के पास अपराधियों के चेहरे की पहचान और रिकॉर्ड रखने का एक प्रभावी तरीका उपलब्ध हुआ, जिसे बाद में अपराधियों को पकड़ने के लिए उपयोग किया जा सकता था। फिर उंगलियों के निशान या फिंगरप्रिंट की पहचान वाला एक जब नया तकनीकी विकास हुआ तो यह पहचान प्रणाली जो अपराधियों को उनकी उंगलियों के निशान के आधार पर पहचानने का एक नया तरीका थी। 1890 के दशक में इस तकनीक को औपचारिक रूप से पुलिसिंग में अपनाया गया और आज भी हम जानते हैं कि फिंगरप्रिंट जब पुलिस अपराधों की जांच करती है तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो फिंगरप्रिंट की ये शुरुआत 19वीं शताब्दी के उस दशक की है। तो 1890 के उस दशक में पहली बार इस तकनीक को अपनाया गया और ये आपराधिक जांच में सटीकता और विश्वसनीयता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। इसके साथ ही टाइपराइटर का इस्तेमाल भी इसी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में होता है। इसका उपयोग पुलिस विभागों में रिकॉर्ड कीपिंग, अपराध रिपोर्ट तैयार करने और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाने लगा। टाइपराइटर ने पुलिस के काम को अधिक व्यवस्थित और तेज बनाया, जिससे रिकॉर्ड रखने में सटीकता आई और पुलिस अधिकारियों को अपने दस्तावेजों को जल्दी और प्रभावी ढंग से तैयार करने में मदद मिली।
तो हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जब पुलिस बल हमारे यहाँ संगठित होना प्रारंभ हुआ, भारत में तो 1861 में ही पुलिस अधिनियम आया, उससे करीब 30 साल पूर्व की ये घटना थी। 19वीं शताब्दी के साथ साथ उस पुलिस बल को अनेक ऐसे प्रौद्योगिकी के हथियार मिले कि वो पुलिस बल और अधिक संगठित और प्रभावी हुआ, जिसमें मैंने अभी महत्वपूर्ण चर्चा की कि टेलीग्राफ का उपयोग हुआ, फोटोग्राफी आई, उंगलियों के निशान यानी कि फिंगरप्रिंट पहचान आई और टाइपराइटर का इस्तेमाल प्रारंभ हुआ। इस प्रौद्योगिकी ने पुलिस को एक अधिक व्यवस्थित और प्रभावी ढांचा और जामा पहनाया। उसके बाद फोरेंसिक विज्ञान का विकास, जो आज भी अपराधों की जांच में या अपराधियों को पकड़ने में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण जांच मानी जाती है, फोरेंसिक जांच। उसका उदय यदि हम देखते हैं तो फोरेंसिक विज्ञान ने पुलिसिंग और अपराध जांच में एक नया आयाम जोड़ा। इस तकनीक के तहत अपराध स्थलों से प्राप्त भौतिक सबूतों जैसे खून, बाल, फाइबर और अन्य जैविक सामग्री का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता था। 19वीं सदी के अंत में इस तकनीक का विकास हुआ। हम देखिए इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस बल एक महत्वपूर्ण और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा। तो 19वीं शताब्दी का प्रारंभ जो है, हमने देखा कि किस तरह से टाइपराइटर और टेलीग्राफ का था। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक फोरेंसिक जांच जो है वो और अधिक विकसित हो गई थी। 19वीं सदी के अंत में इस तकनीक का विकास हुआ और 20वीं सदी की शुरुआत में इसे औपचारिक रूप से अपराध जांच में शामिल कर लिया गया। यह पुलिस को अपराधियों के खिलाफ ठोस वैज्ञानिक सबूत प्रदान करने में मदद करता था। इसके अलावा पोस्टमार्टम और चिकित्सा विज्ञान के विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पोस्टमार्टम जिसे हम बताते हैं कि मृत्यु पश्चात जो जांच की जाती है, कि तकनीक का विकास 19वीं सदी में ही हुआ। चिकित्सा विज्ञान की मदद से अपराधों में मौत के कारणों की जांच करने की क्षमता पुलिस को प्राप्त हुई। शव परीक्षण के दौरान शरीर की बाहरी और आंतरिक स्थिति का निरीक्षण किया जाता था, जिससे हत्या या दुर्घटना का पता लगाया जा सकता था। यह तकनीक हत्या के मामलों में अत्यधिक उपयोगी साबित हुई। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई मामला सामने आता है तो पोस्टमार्टम की प्रारंभिक जांच के बाद ही पुलिस अपनी कार्यवाही को प्रारंभ करती है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का है या एक सामान्य मृत्यु का है। उसके बाद पुलिस की जांच यहीं से प्रारंभ होती है। तो पोस्टमार्टम जब आया 19वीं शताब्दी के दौरान तो उसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पॉलीग्राफ, झूठ पकड़ने वाली मशीन, 20वीं सदी की शुरुआत में पॉलीग्राफ या झूठ पकड़ने वाली मशीन का आविष्कार हुआ। इस तकनीक का उपयोग संदिग्धों से पूछताछ के दौरान उनकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए किया जाता था। हम सब जानते हैं कि पॉलीग्राफ मशीन के सामने जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके अलग तरह के शारीरिक जो चेंजेस होते हैं उसको पकड़ के पॉलीग्राफ मशीन ये पता लगाती है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। तो पॉलीग्राफ जब सामने आई मशीन ये 20वीं सदी में, तब भी पुलिस को इस तकनीक के माध्यम से बहुत सटीक पकड़ने की एक प्रभावी विधि पता चली। हालांकि इसे हर स्थिति में सटीक नहीं माना गया, लेकिन यह तकनीक अपराधियों से सच उगलवाने की कोशिश में पुलिस के लिए एक उपयोगी उपकरण साबित हुई। तो इस तरह से 19वीं और 20वीं सदी में जो प्रौद्योगिकी के हमारे सामने विकास हुए प्रौद्योगिकी तकनीक में, उसमें पुलिस बल को महत्वपूर्ण व्यवस्थित होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि पुलिसिंग का सामाजिक नियंत्रण में क्या भूमिका है। सबसे पहली भूमिका सामाजिक नियंत्रण में ये है कि पुलिसिंग सामाजिक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करवाती है। पुलिसिंग का मुख्य कार्य ही समाज में स्थापित सामाजिक मानदंडों और कानूनों का पालन करवाना है। यह सुनिश्चित करना कि लोग समाज के नियमों के अनुसार, जिनको कानूनी जामा पहना दिया जाता है, व्यवहार करें। सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो पुलिस उसे दंडित करने या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार रखती है। सामाजिक किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह मूलभूत कार्य है जो हम पुलिस को सौंपते हैं। अपराधों की रोकथाम और जांच, हम जानते हैं कि ये भी उसका सर्वाधिक मूलभूत कार्य जो है वो अपराधों की रोकथाम और जांच ही है। पुलिसिंग सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत अपराधों की रोकथाम और उनके नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य अपराधियों को पकड़कर
सजा देकर और भविष्य में अपराधों को रोकने के लिए काम करना है। मैं आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि पुलिस का मतलब तो है ढांचा, वो व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जिसके तहत पुलिस काम करता है, उसको उपलब्ध भौतिक सुविधाएं, लेकिन पुलिसिंग है उसका व्यवहार। तो पुलिसिंग क्या कार्य करती है? उसका मूलभूत कार्य ये है कि अपराधियों को पकड़ना और उनको सजा दिलवाना, ताकि भविष्य में अपराधों पर नियंत्रण किया जा सके। सामाजिक नियंत्रण का जो ये पहलू है, यानी कि अपराधों की रोकथाम और जांच वाला, समाज को अपराध मुक्त रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुनः आदेश और शांति बनाए रखना, ये पुलिसिंग का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। पुलिस बल की एक प्रमुख भूमिका आदेश और शांति बनाए रखना है। जब समाज में कोई अव्यवस्था या हिंसा फैलती है तो पुलिस इस स्थिति को नियंत्रण करती है और सामान्य स्थिति को बहाल रखती है। हम सब जानते हैं कि सामाजिक स्तर पे हमें किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो सर्वप्रथम हमारा पहला जो काम होता है कि हम कॉल करें या पुलिस तक पहुंचें। तो पुलिस की प्रारंभिक भूमिका जो है इसी से सुनिश्चित होती है कि किस तरह से शांति बनाए रखी जाए। यह प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण का एक औपचारिक पहलू है, जिससे पुलिस के पास भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के अधिकार होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जब भी कोई ऐसा दंगा फैलता है तो धारा 144 जो नई हमारी भारतीय जो हमने सीआरपीसी की जगह लागू की है, भारतीय दंड विधान व्यवस्था में धारा 163 है। तो कर्फ्यू लगा देना या हिंसा रोकने के लिए ऐसे कार्य करना, ये सब पुलिस के पास अधिकार के रूप में उपस्थित होते हैं। समाज में पुलिस की भूमिका में और जब हम बात करते हैं तो वह है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, ये समाज में पुलिस का प्रमुख कार्य है। पुलिस ये सुनिश्चित करती है कि नागरिक कानूनों का पालन करें और कोई भी कानूनों का उल्लंघन न करें। अव्यवस्था, हिंसा और अराजकता को रोकने के लिए पुलिस बल की उपस्थिति समाज के लिए एक आवश्यक घटक होती है। अपराधों की रोकथाम और जांच, हम इसके बारे में भी पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि पुलिस का अन्य मुख्य कार्य समाज में अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की जांच करना है। अपराधों को रोकने के लिए पुलिस गश्त, निगरानी और गुप्तचर नेटवर्क का उपयोग करती है। अपराध के बाद पुलिस अपराध स्थलों से साक्ष्य एकत्र करती है, अपराधियों की पहचान करती है और उन्हें न्याय के समक्ष पेश करती है। पुनः नागरिकों की सुरक्षा और सहायता करना, पुलिस की भूमिका नागरिकों की सुरक्षा, उनकी सहायता करने में भी महत्वपूर्ण होती है। वह समाज के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों की विशेष सुरक्षा का ध्यान रखती है। आपातकालीन सेवाएं जैसे दुर्घटना हो गई, कार दुर्घटना है बड़ी, तो वहां पुलिस पहुंचती है। आग हो गई, प्राकृतिक आपदाओं के समय भी पुलिस बचाव कार्यों में सहयोग करती है और लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कानूनी प्रक्रियाओं का निष्पादन भी पुलिस का कार्य है, क्योंकि आरोपियों को अदालत तक पहुंचाना, उनके लिए सबूत जुटाना, गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना और न्यायिक आदेशों का पालन करना, ये सब पुलिस के अपने प्रारंभिक कार्यों में आते हैं। और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि न्यायिक प्रणाली जो है वो सुचारू रूप से काम करे, ये भी पुलिस की मुख्य जिम्मेदारी है। अब पुलिस के सामने आज हमारी पुलिस और पुलिसिंग के सामने चुनौतियां क्या हैं, उसका जिक्र करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती और पहली चुनौती है अपराधों का बढ़ता तकनीकीकरण। टेक्नोलॉजी ने पुलिस को तो सहयोग किया ही है, लेकिन अपराधियों को भी किया है। तो अपराधियों द्वारा अत्याधुनिक जो तकनीक और इंटरनेट का उपयोग जो है वो पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। जिस तेजी से अपराधी तकनीक का उपयोग करते हैं, उसी तेजी से पुलिस को उसके निपटने के हथियार जुटाने होते हैं। अपराध पहले होता है, उसकी सुरक्षा का कार्य पुलिस को उसके बाद करना होता है। इसलिए तकनीक पहले अपराधियों की अपना स्वरूप दिखाती है। तो इस तकनीक से निपटना, इस तकनीक का अपराध में उपयोग से निपटना पुलिस का सर्वाधिक आज चुनौती का कार्य है। पुलिस बिल्कुल नई तकनीकों से लैस करने और अपराधियों की तकनीकी चालों को समझने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पुनः संसाधनों की कमी जो पुलिस बल की आज सबसे बड़ी चुनौती है। कई पुलिस विभागों को वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त उपकरण, आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी पुलिसिंग की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है। फिर पुनः भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी भी है। पुलिस बल में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य को कमजोर करता है। कुछ पुलिस अधिकारी रिश्वतखोरी, सत्ता का दुरुपयोग
और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। हम भारत में कई ऐसे मामले प्रतिदिन देखते हैं। पुनः समुदाय और पुलिस के बीच अविश्वास। आज भी यदि एक महिला होने के नाते किसी आपराधिक गतिविधि से मुझे जूझना पड़ता है, तो सबसे बड़ी समस्या है थाने के अंदर का प्रवेश, जिसको लेके एक हमारा खुद का एक मानसिक या मेंटल सेट है कि वहाँ जाना मतलब थाने में जाना, पुलिस से मिलना, तो बहुत एक अलग तरह की हमारे मन में छवि पुलिस की बनी रहती है। तो जो अविश्वास है, जो पुलिस और समुदाय के बीच में ये खाई है, ये पुलिस के सामने एक अन्य बड़ी चुनौती है। कुछ समुदाय और पुलिस के बीच में अविश्वास, जैसा मैंने पहले बताया, और ये अल्पसंख्यक समुदाय, जातीय समुदाय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में पुलिस की भूमिका को अत्यंत संदिग्ध नजरों से देखा जाता है। यह अविश्वास पुलिस के काम को कठिन बना देता है और जनता के सहयोग के बिना अपराधों की रोकथाम और जांच जो है वो प्रभावित होती है। पुनः आपराधिक गिरोह हैं और उनका जो संगठित ये स्वरूप है, ये भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। संगठित अपराध और आपराधिक गिरोह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए। ये गिरोह अत्यधिक संगठित होते हैं और अपने सदस्यों की सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए आधुनिक तकनीक और अवैध साधनों का प्रयोग करते हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरह के गिरोह हमारे सामने आते रहते हैं। कई अखबार की मुख्य सुर्खियों में हम इन गिरोहों की चर्चा सुनते हैं। तो इन गिरोहों से निपटना भी पुलिस के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है। अब आता है कि 21वीं सदी की पुलिस की व्यवस्था क्या है। हमने देखा कि किस तरह से पुलिस बल धीरे 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 अपने आधुनिक स्वरूप को उसने लिया। 19वीं सदी में कौन कौन से प्रौद्योगिकी विकास हुए, 20वीं सदी में क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हुई। तो अब हम देखते हैं कि 21वीं सदी की पुलिस व्यवस्था क्या है। तकनीकी प्रगति का समावेश 21वीं सदी की पुलिस में हो चुका है। 21वीं सदी में पुलिस व्यवस्था में तकनीकी प्रगति का महत्वपूर्ण योगदान है। अपराधों की जांच, निगरानी और रोकथाम के लिए सीसीटीवी, आजकल हम जानते हैं कि हर अपराध के बाद सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ड्रोन, बॉडी कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का उपयोग जो है अब पुलिस की अपनी जो प्रणाली में तेजी से बढ़ा है। डेटा विश्लेषण और बिग डाटा जैसी तकनीकों से अपराधियों की पहचान, प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी और अपराध रोकथाम में पुलिस को मदद मिलती है। यानी कि 21वीं सदी की पुलिसिंग में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। साइबर अपराध से निपटना, ये जो दूसरी महत्वपूर्ण पुलिस व्यवस्था है। 21वीं सदी में साइबर अपराध एक गंभीर चुनौती बन चुका है, जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया, जिसमें हैकिंग, पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर आतंकवाद जैसी समस्याएं शामिल हैं। हम प्रतिदिन अखबारों में पढ़ते हैं कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के नए नए स्वरूप सामने आते हैं। तो ये सब जो हैं पुलिस व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती के रूप में 21वीं सदी में आए हैं। पुलिस को अब साइबर सुरक्षा विशेषज्ञता और डिजिटल अपराधों की जांच के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए साइबर क्राइम सेल्स का गठन किया गया है। तीसरा जो मैंने पूर्व में कहा, समुदाय के साथ एक सहयोग की भावना यानी कि सामुदायिक पुलिसिंग। आधुनिक समय में सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें पुलिस और समुदाय के बीच में जो अविश्वास था उसको कम करने के लिए, घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समाज की समस्याओं को समझना और स्थानीय स्तर पर अपराधों को रोकने के लिए जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। ये प्रयास किया जा रहा है कि सामुदायिक पुलिसिंग अपराध के विरोध में जो सुरक्षा कवच बनाया गया उसकी प्राथमिक कड़ी बने। अब समकालीन चुनौतियां पुलिस और पुलिसिंग के समक्ष क्या है उसकी बात करते हैं। सर्वप्रथम चुनौती हम सब जानते हैं आतंकवाद है, जिससे अभी भी भारत आज भी निपट रहा है, और उससे संबंधित जो संगठित अपराध हैं ये आज की भारत के पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या। और ये आतंकवाद और संगठित अपराध किसी देश की सीमाओं के भीतर नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर चुके हैं। इनसे निपटने के लिए पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। आतंकवादी गतिविधियों की पहचान और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो कि संभव नहीं होती हमेशा। पुनः सामाजिक असमानता और पूर्वाग्रह बहुत तरह के हैं, जातिगत हैं, ऐसी असमानता, पूर्वाग्रह भी जातिगत हैं, सांस्कृतिक हैं, सामाजिक हैं, लिंग आधारित हैं। इन पूर्वाग्रहों को निपटना भी पुलिस के सामने एक
बड़ा ही समस्या है। इससे पुलिस की कार्रवाई और निर्णय प्रभावित होते हैं, जिससे समाज में भी अविश्वास और असंतोष पनपता है। तीसरा, रिसोर्सेज की कमी, संसाधनों की कमी, ये सबसे बड़ी समस्या आज है। ये बड़ी चुनौती है और हम आज इस मंच से भी हमारी सरकारों के सामने भी एक बड़ा आग्रह है कि इन संसाधनों की पूर्ति करें, ताकि पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखे। प्रौद्योगिकी के साथ अद्यतन रहना, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि प्रौद्योगिकी का पहला इस्तेमाल अपराधी करता है, फिर उससे निपटने के लिए पुलिस उससे काउंटर करने के लिए एक नई प्रौद्योगिकी जुटाती है। तो उसके साथ अद्यतन रहना, उन्नत तकनीकों के साथ, उसके लिए नए उपकरण भी चाहिए होते हैं और नए स्वरूप में प्रशिक्षित भी होना होता है। ये बहुत बड़ी चुनौती आज पुलिस बल के सामने है। इसके अतिरिक्त प्रदर्शन और सामाजिक आंदोलन, लोकतंत्र की जो समझ धीरे-धीरे सब में आ रही है, तो इन ऐसे प्रदर्शन और सामाजिक आंदोलन बहुत बड़े हैं। इनका प्रबंधन पुलिस के सामने सर्वाधिक चुनौती है। भारत में तो मैंने देखा है कि कई ऐसे धार्मिक प्रदर्शन और धार्मिक हमारी मान्यताएँ हैं, जिसमें भी पुलिस को लगना पड़ता है। तो इन सबके सामने प्रदर्शनकारियों से निपटना, इन सब आंदोलनों से निपटना, इन सब में भी पुलिस बल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और ये चुनौती भी है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे आजकल बड़े प्रभावी हैं। मानसिक स्वास्थ्य चुनौती है, इससे निपटना भी पुलिसकर्मी के सामने एक बड़ी चुनौती है। पुनः वैश्विक सहयोग जुटाना, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि अपराध अब देश के अंदर नहीं रह गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से पार हो चुके हैं, तो वैश्विक सहयोग जुटाना भी पुलिस के सामने चुनौती है। अब पुलिसिंग का हम बात करते हैं भविष्य क्या हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता उपयोग जो है आज पुलिसिंग का भविष्य है। जैसे-जैसे ये उपयोग बढ़ेगा, पुलिसिंग और अधिक प्रभावी हो सकेगी। पुनः साइबर सुरक्षा पर अत्यधिक फोकस रखा जाना चाहिए, क्योंकि साइबर सुरक्षा जो है आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मानवाधिकारों का संरक्षण पुलिस की चुनौती भी है और पुलिसिंग का भविष्य भी है कि इन मानवाधिकारों का संरक्षण करके पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाए और नवीनतम नीतियों का निर्माण करना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जो जितने भी हमारे अपराध हैं उनसे निपटा जा सके। नवीनतम तकनीकी उपकरणों का विकास करना जो पुलिसिंग में काम आए, वैश्विक सहयोग का विस्तार करना और आधुनिक प्रशिक्षण विधियों का प्रयोग करना पुलिसिंग के भविष्य में शामिल है। इसी के साथ मैं इस आज के मेरा पहला जो सत्र था, पुलिसिंग का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य वर्तमान तक किस तरह से पुलिसिंग आई, उसकी क्या चुनौतियां हैं, क्या समाधान है, किस तरह से निपटा जा सकता है, उस सब की चर्चा की। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. British humour doesn't have a very high standing in the world. When people talk about it, they usually do so with a certain degree of disparagement. Yet all this is, I think, rather unfortunate, because if I read out to you a certain section from Jerome K. Jerome's famous novel Three Men in a Boat, you will realize that not only is British humour genuinely funny, it is probably even better than some of the other samples of humorous writings that you might have read in the recent past. The story that I'm going to read out is told by Jerome, who thinks he is suffering from some kind of a malady. I remember going to the British Museum one day to read up the treatment for some slight ailment of which I had a touch. Hay fever, I fancy it was. I got down the book and read all I came to read. And then, in an unthinking moment, I idly turned the leaves and began to indolently study diseases generally. I forgot which was the first distemper I plunged into. Some fearful, devastating scourge, I know. And before I had glanced half down the list of premonitory symptoms, it was borne in upon me that I had fairly got it. I sat for a while, frozen with horror, and then in the listlessness of despair,
I again turned over the pages. I came to typhoid fever, read the symptoms, discovered that I had typhoid fever. Must have had it for months without knowing it. Wondered what else I had got. Turned up St. Vitus's dance. Found, as I expected, that I had that too. Began to get interested in my case and determined to sift it to the bottom, and so started alphabetically. Read up ague and learned that I was sickening from it, and that the acute stage would commence in about another fortnight. Bright's disease, I was relieved to find I had only in a modified form. And so far as that was concerned, I might live for years. Cholera I had with severe complications, and diphtheria I seem to have been born with. I plodded conscientiously through the 26 letters, and the only malady I could conclude I had not got was housemaid's knee. I felt rather hurt about this at first. It seemed somehow to be a sort of slight. Why hadn't I got housemaid's knee? Why this invidious reservation? After a while, however, less grasping feelings prevailed,